दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फाइनली पार्टिसिपेंट्स देख रहा हूं, कोई 12 ही पार्टिसिपेंट है, जिसमें 2 तो हम ही हो गए, केवल 10 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी। चलिए कोई नहीं, हम 10 हैं तो 10 हो जाएगा। देखिए हमारी नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद सर्किट पार्ट आप आधा वहां कर चुके हैं, तो बहुत सी बातें रिपीट भी होंगी इसमें। अभी आज हम दरअसल इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के हिसाब से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हम अगर बिल्कुल पहला लेक्चर इसका लें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। वैसे 10th क्लास में भी ये पूरा आता है, और बच्चे जब एनटीएससी की तैयारी करते थे इसमें सर्किट पार्ट भी काफी कर लेते हैं। कोई नहीं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल इसका है आई। इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल होता है आई, देखिए क्या है, यूनिट का नाम हमने डाला करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो, ऐसे तो सिंपली इसका मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस, वैसे तो इसका सिंपली एक ही मतलब है, फ्लो ऑफ चार्जेस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, मान लो ये कोई, अब एज अ फिजिकल क्वांटिटी मैं इसे डिफाइन करूंगा कि भाई ये क्या है। ये कोई एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर है ये, और इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमने माना कि पॉजिटिव चार्ज आगे चल रहा है, मैंने यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे कोई एक क्रॉस सेक्शन बनाया, इसका कोई एरिया बनाया, और अब मैं ये देखूंगा कि इसमें से कितनी देर में कितना चार्ज क्रॉस करके जा रहा है। देखिए सपोज कीजिए मुझे दिया गया है क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी। क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी का मतलब है चार्ज दैट हैज क्रॉस्ड इस एरिया को इन टाइम टी। चार्ज दैट हैज क्रॉस्ड इन टाइम टी, टी टाइम में, शुरू से लेके टी टाइम में अब तक कितना चार्ज इस एरिया को क्रॉस करके इधर से उधर जा चुका है। दिस इज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि वो चार्ज। ये कोई इक्वेशन हमें दी होगी। अब मैं अगर यहाँ बताना चाहूं करंट क्या होता है, करंट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डी क्यू बाई डी। ये तो एक मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, डी क्यू बाई डी टी। अब हम इसको ढंग से डिफाइन करें कि फिजिकली इसका क्या मतलब है। देखो बिल्कुल सेम चीज है जैसे वेलोसिटी डिफाइन करते थे +1 में। हम उसमें बोलते थे अगर टी टाइम पे आप एक्स पोजीशन पे हो, अगर टी टाइम पे एक्स पोजीशन पे हो और टी प्लस डी टी पे एक्स प्लस डी एक्स पे पहुंच गए हो, तो अगले डी टी टाइम में आप डी एक्स चले हो, तो वेलोसिटी उस समय होती थी डी एक्स बाई डी टी। अगर आप टी टाइम पे किसी एक्स पोजीशन पे थे और टी टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है, तो अगले डी टी टाइम में आप डी एक्स और चले गए, तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी वो होती थी डी एक्स बाई डी टी। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी थी उस टी टाइम तक, तो वो होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एक्स बाई टी। सेम उसी तरीके से मैं दो चीजें यहाँ डिफाइन करूंगा, देखना इसी डायग्राम से हम दो चीजें डिफाइन करेंगे। मान लो क्या हुआ, जो फंक्शन ऑफ टी आपको दे रखा है कि किसी भी टी टाइम पे इतना चार्ज आ चुका है। अब मैं यहाँ दो वैल्यूज डिफाइन करूंगा। सबसे पहला इंस्टेंटेनियस करंट, सबसे पहली वैल्यू हमारी होगी इंस्टेंटेनियस करंट, इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है डी क्यू बाई डी टी। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर टी टाइम तक चार्ज क्रॉस करके जा चुका था क्यू, और टी प्लस डी टी टाइम तक चार्ज क्रॉस करके जा चुका था क्यू प्लस डी क्यू, टी टाइम तक चार्ज क्रॉस करके जा चुका था क्यू,
t प्लस dt टाइम तक q प्लस dq, तो इस dt इंटरवल में dq गया है, तो जो इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम t होगा दैट इज dq बाई dt। ये तो होता है इंस्टेंटेनियस करंट। अभी क्वेश्चन लेंगे उसमें बड़ा क्लियर होगा ये चीज। लेकिन अगर आपको बताना हो एवरेज करंट, अगर आपको बताना हो एवरेज करंट, ये इसका सिंबल हमने दिया एवरेज करंट इन टाइम 0 टू t, तो इसका मतलब होता है टोटल चार्ज क्रॉस, कितना तो टोटल चार्ज क्रॉस करके गया है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, कितना तो चार्ज क्रॉस करके गया है, डिवाइड बाई कितना टाइम टोटल लिया है वो। तो अगर क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो किसी टी टाइम पे आप पुट करोगे वैल्यू तो क्यू आ जाएगा, यानी कि दैट क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये आपका होता है एवरेज करंट। अब ये एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें दोनों चीजें यूज कर रहे होंगे। उससे पहले मैं एक बार इसकी करंट की यूनिट की बात कर लूं, तो जो करंट की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वैसे तो कूलम पर सेकंड, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड, कूलम पर सेकंड, परंतु कूलम पर सेकंड के बजाय एक और बेसिक नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम से, एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। एम्पियर, एम्पियर जो है वो इसकी एसआई यूनिट है, कूलम पर सेकंड या एम्पियर। और जो एसआई सिस्टम में हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, करंट उनमें से एक है। जैसे मास, लेंथ और टाइम हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स से, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं एमएलटी में लिखते आए हैं, खाली मास का पूछा जाए तो केवल एम, ऐसे ही खाली करंट का पूछा जाए तो केवल ए लिख दो या आई लिख दो। खाली करंट का पूछा जाए तो ए, मतलब इससे ये पता लगता है कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट पूछा जाए दैट इज ओनली ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज पूछा जाए तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। 1 कूलम बराबर आ रहा है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इसका बनेगा ए इंटू टी। पिछला पूरी यूनिट गई, कैपेसिटेंस भी गया, सब कुछ हो गया, हम इस पे नहीं गए किसी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले पे, कारण कि चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूले में एम्पियर का यूज है। आप इसे आई इंटू टी भी लिख सकते हैं, ए इंटू टी भी, दोनों सिंबल चलते हैं। अब देखो, अब आपको चाहे किसी भी पिछली क्वांटिटी का डायमेंशन देना हो, यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा? कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला दो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ बाई क्यू। हाँ जी, हाँ भाई जगम जी, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। एफ का हमें याद है एम एल टी माइनस टू, एफ का हमें याद है एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू। क्यू का पता लगा इस चैप्टर में ए इंटू टी। तो यानी कि फर्स्ट यूनिट के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले अब निकाले जा सकते हैं चार्ज का डायमेंशन आने के बाद। ये बना एम एल टी माइनस थ्री हो गया और ए माइनस वन। आप बोलिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आ गया? यस सर। यस सर। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का, V की डेफिनेशन थी वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क का हम +1 से रिवाइज याद करते आए हैं ml2t माइनस टू, और चार्ज का वही a इंटू टी। तो ये बन गया ml2t माइनस थ्री a माइनस वन। यानी कि अब करंट पढ़ने के बाद अब हम पहली यूनिट के किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, हम एक बार इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट की वैल्यूज किसी क्वेश्चन में निकाल के देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज निकाली जानी। सपोज कीजिए क्वेश्चन में दिया है कि द चार्ज क्रॉसिंग द एरिया, वायर के एरिया की बात कर रहे हैं, इन टाइम टी, इसी टाइम टी पे, इज गिवन बाई क्यू इज इक्वल टू, हमें दिया 5t² प्लस 10t, मान लो ये दे दिया, या +3 ये भी दे दिया इन कूलम। फाइंड, मुझसे दो बातें पूछी गई है। फर्स्ट पार्ट, करंट एट
2 सेकेंड एंड सेकेंड पार्ट करंट इन 2 सेकेंड्स। क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? एक है करंट एट 2 सेकेंड और एक है करंट इन 2 सेकेंड। क्या डिफरेंस है दोनों में? करंट केवल एक ही डिफरेंस है कि एक में इंस्टेंटेनियस बताना है और एक में एवरेज। देखो करंट एट 2 सेकेंड का मतलब केवल दूसरी सेकंड पे क्या करंट था, और करंट इन 2 सेकेंड का मतलब है कि 0 से 2 सेकेंड तक क्या करंट था, ये मतलब है इसका। तो देखिए हमने पहला निकाला इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट 2 सेकेंड। उसके लिए आपको dq/dt करना पड़ेगा। टाइम को पहले मत पुट कर देना, फिर तो डिफरेंशिएशन 0 ही आना है। टाइम अगर पहले पुट कर दिया तो कांस्टेंट वैल्यू और उसका डिफरेंशिएशन 0। आप पहले करंट का एक्सप्रेशन निकालो, d/dt ऑफ q। इस सवाल में q दिया हुआ है 5t² + 10t + 3। डिफरेंशिएशन आप सभी को आता है, 5 × t² का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 20 10t। 10t का कितना होगा? + 10। बस इतना हो गया, और ये करंट आ गया एम्पियर में। अब मुझे करंट चाहिए एट t = 2 सेकेंड, तो t की जगह 2 रखा, 10 + 2 20, 20 + 30। ये पहला पार्ट आ गया कि 2 सेकेंड पे आपका करंट क्या होगा। सेकेंड पार्ट में अगर देखूं तो करंट इन 2 सेकेंड, मैं एक बार पहला मिटा देता हूं ताकि आपको दिख जाए ढंग से। करंट इन 2 सेकेंड, इसका मतलब है 0 से 2 सेकेंड तक क्या करंट होगा, ये हमें निकालना है। तो दिस इज द एवरेज करंट इन 0 to 2 सेकेंड। इसका मतलब होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, मतलब Q एट 2 सेकेंड माइनस Q एट 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0। अब Q एट 2 सेकेंड उसमें रखो, t की जगह 2 रखो, इसमें 5 × 4 20 + 10 × 2 20 20 40 + 3 कितना आया? Q एट 2 सेकेंड 43 कूलम, 43 माइनस Q एट 0 सेकेंड कितना है बताओ उसमें देख के? 3 कूलम अपॉन टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। तो ये आपका आया 40 कूलम अपॉन 2 सेकेंड, इट मींस 20 एम्पियर। तो देखो दोनों के आंसर में बहुत फर्क है। करंट एट 2 सेकेंड 30 एम्पियर, करंट इन 2 सेकेंड 20 एम्पियर। तो शायद इस एक क्वेश्चन से ये समझ में आ गया कि अगर चार्ज का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो उससे इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालते। अब देखो सेकंड पार्ट को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, आप उस पर ध्यान देना। आपने फर्स्ट पार्ट किया और उसमें करंट निकल के आया डिफरेंशिएशन से 10t + 10, यह आ गया। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अगर एवरेज पूछा है तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो एवरेज आई वो सीधा लिखते हैं आई एट 0 सेकेंड प्लस आई एट 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। आई एट 0 सेकेंड इसमें रखा, आई एट 0 सेकेंड कितना आया? 10 प्लस आई एट 2 सेकेंड इसमें रखा, कितना आया? 30 डिवाइडेड बाई 2, 40/2। तो ये तो आंसर ऐसे भी आ गया, ये तो आंसर ऐसे भी आ गया। क्या ये मेथड सही है या गलत है? ये वाला मेथड गलत है। गलत क्यों है? ये मेथड बिल्कुल सही है, परंतु हर जगह ये मेथड नहीं लगाना है, वहां वो गलत हो जाएगा। आप बताओ अगर +1 का कुछ याद आ रहा हो, ये मेथड कब एप्लीकेबल होता है, कब हमें ये मेथड लगाना चाहिए? ये केवल तभी लगाना चाहिए व्हेन आई लीनियरली डिपेंड्स ऑन t। हमने आपको बताया है कि देखो ये मेथड केवल कब लगाना चाहिए? व्हेन आई लीनियरली डिपेंड्स ऑन t। i की पावर 1 है और यहाँ t की पावर 1 है। अगर i t पे लीनियरली डिपेंड करेगा तो आप एवरेज ऐसे निकाल सकते हो, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। याद है ना ऐसी कोई बात? पीछे पढ़ाई होगी कभी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करता हूँ। मैंने कर दिया ये 4t³ प्लस 10t² या 10t रहने दो इसे, और +3, बस ये कर दिया 4t³ + 10t + 3।
और मुझे यही दो पार्ट फिर से करने हैं, करंट एट 2 सेकंड एंड करंट इन 2 सेकंड। सबसे पहले हम इन्हीं चीजों पे फिर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, करंट एट 2 सेकंड मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू dq बाई dt। यह आया 4t क्यूब का कितना 12 स्क्वायर 20 स्क्वायर और 10t का 10 और 3 का 0, इतना एम्पियर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो ही गया, करंट एट 2 सेकंड, करंट एट 2 सेकंड 12 इंटू 2 स्क्वायर 4 58 48 58 इंस्टेंटेनियस करंट आ गया 58 एम्पियर। अब मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, एवरेज करंट I एट 0 प्लस I एट 2 डिवाइडेड बाई 2, I एट 0 10, I एट 2 अभी निकाला 58 डिवाइडेड बाई 2, 68 बाई 2 34 एम्पियर। अब बताओ ये सही है या गलत है? यहाँ पे सेकंड में गलत है सेकंड। गलत क्यों है? क्या रीजन क्या है गलत होने का? लीनियर इक्वेशन नहीं बनी। हाँ, ये t की पावर 2 आ गई तो यहाँ पे ये करना गलत होगा। अब यहाँ पे आपको एवरेज करंट कैसे निकालना चाहिए, मैं उसके दोनों मेथड आपको सिखा देता हूँ। Q के एक्सप्रेशन से कैसे निकालना चाहिए और I के एक्सप्रेशन से कैसे निकालना चाहिए। देखो पहले मैं सिखाता हूँ सेकंड मेथड, ना सॉरी सेकंड पार्ट, एवरेज I फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ Q। पहले हम ये पार्ट सीखें। Q का एक्सप्रेशन में लेता हूं और वो दिया हुआ है 4t क्यूब प्लस 10t प्लस 3। देखो अभी गलत तरीके से गए, 34 एम्पियर आया था। अब मैं सही तरीके से जाता हूं इसमें, 2 सेकंड में मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज I 0 to 2 सेकंड, Q एट 2 सेकंड माइनस Q एट 0 सेकंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 सेकंड, जो अभी करवाया था पीछे। 2 सेकंड पे बताओ चार्ज कितना आ रहा है, इसमें 2 रखो, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 20 52 प्लस 3 कितना आ गया 55 कूलम। फिर मैंने 0 सेकंड रखा इसमें, 0 सेकंड रखा तब कितना आया 3 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकंड, 3 कूलम बाई 2 सेकंड और यू कैन से 26 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू तो आई 26 एम्पियर, जबकि ये तरीका तो हमें 34 एम्पियर दे रहा था, ये गलत। तो एक मेथड तो एवरेज निकालने का है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ Q। अब दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड एवरेज निकालने का, अगर लीनियरली करंट डिपेंड ना करे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, शायद आपको याद आ जाएगा क्योंकि +1 में किया हुआ है। एवरेज I फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ I, करंट के एक्सप्रेशन से आप एवरेज I कैसे निकालेंगे? पहला था फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ Q एंड सेकंड है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ I। I का एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला था डिफरेंशिएट करके 12t स्क्वायर प्लस 10, ये था। अब अगर ये लीनियरली ना डिपेंड करे तो एवरेज I निकालने का दूसरा तरीका ये होता है, इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल dt 0 से 2। आप बताओ भाई ये फॉर्मूला याद आ रहा है एवरेज का? शुरू में बताया था कभी काइनेमेटिक्स के टाइम। यस सर। इंटीग्रल y dx अपॉन इंटीग्रल dx, ठीक है। तो ये आपने यहाँ अप्लाई किया, इंटीग्रल I dt, I है 12t स्क्वायर प्लस 10 dt अपॉन इंटीग्रल dt एंड लिमिट है 0 से 2 0 से 2। मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ऊपर अलग अलग करता हूँ। पहली टर्म है 12t स्क्वायर dt एंड सेकंड टर्म है इंटीग्रल 10 dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dt, सब पे लिमिट है 0 से 2। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट टर्म में 12 बाहर आएगा और टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3। तो टी क्यूब बाई 3 करोगे, 3 से 12 गया 4, तो ये बचा 4t क्यूब प्लस 10 बाहर आएगा और dt का t अपॉन इंटीग्रल dt t, और पूरे पे लिमिट है 0 से 2। पूरे पे एक ही लिमिट है 0 से 2। मैंने लिमिट लगाई, सब पे पहले 2 अपर लिमिट, सबसे पहले
अपर लिमिट ऊपर भी और इस तरह से, तो ये बना 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 10 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, 2 क्यूब 8 4 32 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 52 बाई 2, अगेन ये कितना आ गया 26 एम्पियर। तो अभी आप बताओ क्या आज का पहला काम आप सीख गए हो कि कोई भी चार्ज का एक्सप्रेशन दिया जाए हमें इंस्टेंटेनियस या एवरेज करंट कैसे निकालना, क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें कई बार ना डायमेंशन वाले क्वेश्चन और ऐड कर दिए जाते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके इस तरह से, वो भी एक बता देता हूं आपको। देखिए काफी बार ऐसा करते हैं कि जैसे यूं दे दिया, चार्ज का एक्सप्रेशन दे दिया b इंटू टी स्क्वायर प्लस d इंटू टी, भाई मैं c और a को अवॉइड कर रहा हूँ, a स्टैंड्स फॉर एम्पियर एंड c स्टैंड्स फॉर कूलम, इसमें उनको अवॉइड कर रहा हूँ, e भी पड़ा रहने दो, e फील्ड होता है। ये मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है where b, d and f these are constants, ये जो तीन वैल्यूज हैं ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, बी डी और एफ ये कांस्टेंट है। तो आपको एक तो ये बताना है फर्स्ट पार्ट, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फर्स्ट पार्ट है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ बी डी एंड एफ, सेकंड पार्ट फाइंड करंट एट टी इक्वल टू टी नॉट, and third part find average current from t equal to 0 to t equal to t naught। मैंने बिना न्यूमेरिकल वैल्यू लिए एक बार एक क्वेश्चन लिया ताकि डायमेंशंस डाले जा सके। अच्छा फर्स्ट पार्ट, क्या हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है +1 में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशंस? यस एक इक्वेशन में केवल उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट किया जा सकता है जिनके डायमेंशन सेम हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि डायमेंशंस ऑफ क्यू दिस विल बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर, सेम एज द डायमेंशंस ऑफ dt एंड दीज आर सेम एज द डायमेंशंस ऑफ f। और क्यू के डायमेंशन होते हैं एम्पियर इनटू टाइम, at, चाहे it लिख लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे at, वो ऑप्शन कैसे उससे डिपेंड करेगा। बराबर इसके हो गए b इंटू टी स्क्वायर, बराबर इसका हो गया d इंटू टी एंड वो ओनली f। तो यहां से अब देखो आपके सारे आंसर सारे, b का बताओ कितना आया, b के डायमेंशंस क्या है? एम्पियर, बस एम्पियर, at माइनस 1, b के डायमेंशन आ रहे हैं, टी स्क्वायर नीचे जाएगा at माइनस 1। d के डायमेंशंस क्या है, d के ओनली एम्पियर a। f के डायमेंशंस क्या है, f 80 माइनस ना 80 है a इंटू टी। अच्छा ये कभी कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में ऐसे लिखा जा सकता है जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव बना के दिया, द डायमेंशंस ऑफ b इन टाइम, डायमेंशंस ऑफ b इन टाइम और नीचे 4 वैल्यू दे रखी हो, ये होता है ये डायमेंशंस ऑफ b इन टाइम इज -1, डायमेंशन ऑफ d इन टाइम इज 0, डायमेंशन ऑफ f इन टाइम इज 1। डायमेंशन का मतलब होता है पावर, कि भाई क्या पावर आप दे रहे हो। क्लियर? अगर इस तरह स्टेटमेंट आए तो क्वेश्चन अपने कर लेना। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड और थर्ड तो मैंने वही काम रिपीट करवाया है विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप फिर भी आंसर तो दे ही दो। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इंस्टेंटेनियस करंट है तो आप डिफरेंशिएट करो, बीटी स्क्वायर का क्या होगा 2bt और dt का ओनली d। तो यहां से मेरे पास इंस्टेंटेनियस करंट आ गया टी नोट पे। सेकंड पार्ट का आंसर ये होगा 2bt नोट प्लस d, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब अगर मैं थर्ड पार्ट पे चलूं, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो एवरेज करंट का तरीका वही अपनाएंगे, क्यू एट टी नोट माइनस क्यू एट 0
अपॉन टी नॉट माइनस 0। क्या हुआ है टी नॉट, उसके लिए इसमें रखो, इसमें क्या हुआ है टी नॉट इज बी टी नॉट स्क्वायर प्लस डी टी नॉट प्लस एफ माइनस क्या हुआ है 0, कितना आ रहा है ओनली एफ, और डिवाइडेड बाई टी नॉट। एफ से एफ कट गया और एक टी नॉट कॉमन आके कट गया, तो ये आंसर आया बी टी नॉट प्लस टी। तो मुझे लगता है शायद ये जो शुरुआत हमने की है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यूज निकालना या डायमेंशंस निकालना, मतलब करंट के एक्सप्रेशन से चार्ज कैसे निकाला, क्या वो समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. अब सर यहाँ भी इसी तो में dt स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया है बीच में? ये तो हमेशा वैलिड है, ये तो हमेशा वैलिड है। देखो एवरेज आई का मतलब होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू एट टाइम T2 माइनस क्यू एट टाइम T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, लेकिन जो लीनियर वाली बात थी वो क्या फॉर्मूला था, वो ये था कि इफ आई वेरीज लीनियरली विद टाइम, इफ आई वेरीज लीनियरली विद टाइम। देखो इसमें तो मैंने यूज किया है क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का। अगर मेरे पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता और फिर आई लीनियरली वेरी करे, तब आप बता सकते हैं कि एवरेज आई इज इक्वल टू आई एट T1 प्लस आई एट T2 डिवाइडेड बाई एवरेज आई फ्रॉम T1 टू। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया, तो ये तो ऑलवेज वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला है ना कि ये वाला। क्लियर ना जिसने पूछा था? ओके सर। ठीक है। अब दूसरा काम, हमने चार्ज से करंट निकाल लिया, करंट का एक्सप्रेशन दे रखा हो उससे चार्ज क्लोन कैसे निकालते हैं, अब हम उस पे आएंगे। चार्ज फ्रॉम करंट, अब हम इस चीज पे आएंगे। करंट से चार्ज निकालने के बाद अब चार्ज से करंट निकालने के बाद अब हम करंट से चार्ज कैसे निकाले वो देखिए। सीधा सवाल ही लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है कि द करंट flowing through a wire is given by current flowing through a wire is given by I is equal to 2t square और 3t square plus 4t plus 2 एम्पियर। ये आपको करंट दिया गया है, और ये जो t है यहाँ पे ये है टाइम इन सेकेंड, जहां भी ये t है दिस इज टाइम इन सेकेंड। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द चार्ज that have crossed the area, find the charge that have crossed the area in first 3 सेकेंड। सपोज कीजिए ये सवाल आ जाए कि आपको करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है और उससे आपको चार्ज फ्लो निकालना है कि कितना होगा। तो ये वो काम है जैसे एक्स एज ए फंक्शन, मैं काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हो, वी निकालना हो तो डिफरेंशिएट करो। वी एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है और एक्स पे आना है तो क्या करते थे हम, इंटीग्रेट। कैसे देखें, सॉल्यूशन देखिए अब इसका। आई का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, तो यहां से मैं डी क्यू को लिख सकता हूं आई इंटू डी टी, और यहां से मैं क्यू लिख सकता हूं इंटीग्रल आई डी टी। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रल डी क्यू क्यू बन गया और उधर बन गया इंटीग्रल आई डी टी। इस तरह से दिस इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसमें आगे बढ़ाऊं, आई क्या एक्सप्रेशन मैंने पुट किया, इंटीग्रल 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 इंटू डी टी, और टाइम की लिमिट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब है 0 से लेके 3, तो चार्ज क्लोन आ जाएगा। अब देखते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। पहली टर्म में 3 बाहर आया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3। हाँ जी टी क्यूब बाई 3 प्लस 4 बाहर आया,
टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू इंटीग्रल डी टी टी। टी। आप एक बार नाम बताओ जो आप जवाब दे रहे हो, क्या नाम है? वैशाली। ठीक है, अब इसमें हमने लिमिट पुट की 0 से 3, 0 से 3 एंड 0 से 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कैंसिल हो गया और ये आया, तो फाइनल आंसर आ रहा है देखो 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 3 इंटू 2 6, 27, 8, 35, 45 और 6 51 कूलम, 51 कूलम। तो ये हमारा चार्ज आ गया। अब आप बताओ क्या क्यू से टी निकालना, सॉरी क्यूटी एक्सप्रेशन से आई निकालना और आईटी एक्सप्रेशन से क्यू निकालना, क्या ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वही है, एक बार दोबारा सुने। काइनेमेटिक्स में x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हो, v निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करते थे, v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हो, चेंज इन पोजीशन निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन करते थे। सेम वही चीज है। तो अगर मैं उस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, उसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो देखिए, मैं अब उन चीजों को ग्राफ की तरफ लेके चल रहा हूं। आप बताओ, आपको याद होगा पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? बताइए, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से चेंज इन पोजीशन। तो वही तो काम यहाँ पे होने हैं, वही सेम दो काम। सबसे पहला ग्राफ मैं ले रहा हूं चार्ज टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ मैंने लिया चार्ज टाइम ग्राफ। ये देखो, मुझे सपोज कीजिए क्यूटी ग्राफ दे रखा है, चार्ज टाइम ग्राफ कैसा भी हो सकता है, मैंने माना कि इस तरह का ग्राफ दिया क्यूटी ग्राफ, और मैं उस पर कोई पॉइंट मार्क करता हूं। ये कोई टाइम है टी नोट, ये 0 एक टाइम है टी नोट, और मुझे इस ग्राफ पे दो लाइंस दिखा रखी हैं। मुझे इस ग्राफ पे दो लाइंस दिखा रखी हैं, एक तो मैं टी नोट पे टेंजेंट डाल रहा हूं, एक तो टी नोट पे मैंने टेंजेंट डाल दी। सपोज उसने एंगल बनाया है अल्फा, और एक मैंने टी नोट वाले पॉइंट को ग्राफ के 0 वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। टी नोट वाले पॉइंट को ग्राफ के 0 वाले पॉइंट से, ये मैं रेड लाइन दिखा रहा हूं, तो ये है बीटा, अल्फा है, एक बीटा है। क्या आपको अपनी स्क्रीन पे थोड़ा बहुत फर्क दिख जाता है कलर्स में, या नहीं पता लगता है? दिख जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइन दिखाई, ये टेंजेंट है, और ये एक सीकेंट की तरह है, सीधा ज्वाइन कर दिया। अब देखो, इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए, इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि करंट एट टाइम टी नोट तो क्या होगा, और अगर आपसे पूछा जाए एवरेज करंट 0 टू टी नोट, तो ग्राफ से वो कैसे आएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। करंट एट टाइम टी नोट का मतलब था डी क्यू बाई डी टी, एंड डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू क्यू टी ग्राफ। अब इस पे आपने टेंजेंट ग्रीन कलर वाली डाली है, तो उसकी स्लोप कितनी है बताओ? अगर एंगल अल्फा है तो स्लोप कितनी है? 10 अल्फा, टेंजेंट अल्फा। यानी कि एक ग्राफ से मुझे करंट देखना आ गया कि एट टाइम टी नोट करंट कितना होगा, सीधा हमें देखना आ गया। अच्छा, दूसरा, मैं अगर एवरेज वैल्यू पे जाऊं तो एवरेज वैल्यू तो हुआ करती है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कि भाई उस टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करके गया। तो देखो, चार्ज वाले एक्सिस पे आप आओ, ये पॉइंट यहाँ है, और चार्ज वाले एक्सिस पे ये पॉइंट यहाँ है, इस समय यहाँ आ गया ग्राफ, तो ये है आपका डेल्टा क्यू। और टाइम वाले एक्सिस पे जाओगे तो ये है आपका डेल्टा टी। हमें एवरेज करंट चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी।
तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यहां से देख के बताओ क्या है इन टर्म्स ऑफ बीटा। बीटा इन टर्म्स ऑफ बीटा, हाँ ये रेड वाली ट्रायंगल में आओ, टेंजेंट बीटा क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया टेंजेंट बीटा। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर चार्ज टाइम ग्राफ दिया हो, आपसे उस ग्राफ से पूछा जाए इंस्टेंटेनियस करंट, तो जिस इंस्टेंट पे पूछा है आप टेंजेंट डालिए, आप टेंजेंट डालिए और उसकी स्लोप देख लीजिए, वो तो होगा इंस्टेंटेनियस करंट। अगर एवरेज करंट पूछा है तो ग्राफ पे उन दोनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, उन दोनों पॉइंट्स को जिनके बीच में एवरेज पूछा है, टेंजेंट कहीं नहीं डालनी, उन दोनों को ज्वाइन कीजिए, उसने टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उससे स्लोप निकालो, वो आएगी एवरेज वैल्यू। बताओ भाई ये याद हो जाएगी पहले ही बात ग्राफ वाली? ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरे ग्राफ पे, करंट टाइम ग्राफ, देखते हैं उससे कैसे क्या निकलेगा। अब हम चलते हैं करंट टाइम ग्राफ की तरफ और उस पर नजर डालते हैं। अब सेकंड ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ। करंट टाइम ग्राफ देखिए क्या होगा, मान लो ये टाइम एक्सिस और ये करंट एक्सिस, हमें नहीं पता कैसा क्या ग्राफ दिया हुआ है, कैसा भी ये ग्राफ दिया हुआ है, किसी भी टाइप का एक ग्राफ दिया हुआ है। ये टाइम है 0 और ये कोई टाइम है t0, यहां करंट है I1 एंड इस समय ये करंट है I2। अब मान लो इससे कुछ चीजें मैं पूछूं, सबसे पहली बात आप बताओ, हमसे पूछा जाए कि फाइंड करंट एट टाइम t0, क्या करें? फाइंड करंट एट टाइम t0, क्या करें बताओ? डिफरेंशिएशन, तो मुझे तो एक्सप्रेशन तो दिया ही नहीं, मुझे तो ग्राफ दिया है। कोई बच्चा कह रहा है डिफरेंशिएशन, वो तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, मेरे को तो ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में तो दो ही चीजें आती है, या तो टेंजेंट डाल के स्लोप निकाल लो या फिर आप उसका एरिया निकाल लो, दो ही बातें हो सकती है। क्या करना है बताओ? टेंजेंट डाल। कोई कह रहा है कि भाई एरिया होगा, कोई कह रहा है भाई टेंजेंट, कोई कह रहा है स्लोप। कुछ नहीं करना यार, थोड़ा तो ध्यान दो, थोड़ा तो ध्यान दो। आपको किसका एक्सिस दे रखा है, क्या है ये? करंट। करंट, तो मतलब t बराबर 0 पे करंट कितना है? I1। I1। अरे मैं यार इसके उंगली लगा लगा के पूछ रहा हूँ, जबकि आपको खुद बताना चाहिए। t बराबर 0 पे करंट कितना है? I1। t बराबर t0 पे करंट कितना है, ग्राफ देख के बताओ। I2। हाँ, तो ये पहली गलती है जो अक्सर हम कर जाते हैं। क्या करते हैं सुनिए, ये ग्राफ थोड़ा सा और आगे तक दिया होता है एग्जाम में, ग्राफ थोड़ा सा और आगे तक दिया होगा, यहाँ एक टेंजेंट भी डाल के दिखा रखी होगी, उसका एंगल भी दिखा रखा होगा, सपोज कीजिए 45 डिग्री। अब पूछा जाए कि भाई फाइंड करंट एट टाइम t0, तो आधे लोग तो टेंजेंट 45 कर आते हैं, पता नहीं क्यों। ये क्यूटी ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ ही आईटी ग्राफ है और वहीं से आपको करंट बताना है। तो चाहिए टेंजेंट डालियो या ना डालियो, करंट कितना होगा वहां पे आई। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, सेकंड पॉइंट देखिए, ये ग्राफ से कहीं तक ही जाए, हमें ये दिया गया था। सेकंड, इसी ग्राफ से हमसे पूछा है कि फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड इन टाइम 0 to t0, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड इन टाइम 0 to t0। क्या होगा, कैसे निकले हम? देखो, चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला था इंटीग्रल आई डी टी। आज मैंने वो अभी एक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन करवाया था कि आई का एक्सप्रेशन दिया हो, क्यों निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला था इंटीग्रल आई डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, ये कहां से कहां पूछा है, 0 से t0, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर ग्राफ, और ये है आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व, टाइम एक्सिस की तरफ, dt मतलब टाइम की तरफ, कहां से कहां, 0 से t0।
जीरो वाला पॉइंट ये रहा, इसको ज्वाइन कीजिए। टी नॉट वाला पॉइंट ये रहा, इसको ज्वाइन कीजिए। और ये जो एरिया बनेगा, ये जो ग्राफ के नीचे का एरिया बनेगा, सपोज कीजिए ये एरिया है एस, तो जो टोटल चार्ज क्रॉस करके गया वो कितना होगा, एस होगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। क्या ये समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस पे, चार्ज टाइम ग्राफ पे एक क्वेश्चन, करंट टाइम ग्राफ पे, सॉरी करंट टाइम ग्राफ पे एक क्वेश्चन। सपोज हमें ये दिया गया है, दिस इज आई इन एम्पियर एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड, और ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले यूं स्ट्रेट लाइन, देन उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह का ग्राफ है। या फिर चलो उसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता हूं, इस तरह का ये ग्राफ है। मैं इसमें कुछ वैल्यूज देता हूं, ये 0, ये मान लो 10, टाइम सेकंड में चलेगा, ये 5, यहां आते आते ये हो गया 8, ये आपका हो गया 10, और ये 11, और ये जो नीचे दे रखा है दिस इज -5, ये है। तो आपको निकालना है कि फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड इन 11 सेकेंड, ये निकालना है 11 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस करके जा चुका होगा इस वायर को, जिसमें करंट है उसमें, उस वायर को। तो ऐसे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में किए हैं कि वीटी ग्राफ देते थे तो एरिया लेते थे। आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऊपर और नीचे वाले एरिया आपस में जुड़ते थे या सब्ट्रैक्ट करने पड़ते थे? नहीं जुड़ेंगे, जुड़ते थे। वो डिस्टेंस नाम की एक चीज आती थी उसमें निकालने में, चेंज इन पोजीशन निकालने में कभी नहीं जुड़ते। नीचे वाला एरिया घटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इतना चार्ज तो क्रॉस करके आगे गया, लेकिन 10 से 11 सेकंड में इतना चार्ज वापस आ गया। मान लो 100 कूलम आगे गया, 20 कूलम वापस आ गया, 100 कूलम आगे गया था, 20 वापस आ गया, तो नेट चार्ज कूलम कितना माना जाएगा? 80, तो मतलब घटाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, डेल्टा क्यू 0 टू, मैं एक एक करके बात देता हूँ, 0 to 8 सेकेंड, 0 to 8 सेकेंड एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट 10, ये आ गया 40 कूलम। तो 40 कूलम चार्ज तो आगे गया। उसके बाद देखिए डेल्टा क्यू फ्रॉम 8 to 10 सेकेंड, 8 से 10 सेकेंड तक बताओ, 8 से 10 सेकेंड 2 कूलम, 0, 2 कूलम नहीं, 0। 8 से 10 सेकंड तक करंट ही नहीं है, 8 से 10 सेकंड तक करंट 0 है, तो कोई चार्ज क्रॉस ही नहीं करके गया। ठीक है, इतना फटाफट गलत आंसर मत दो। यहाँ पे देखो, आप ढंग से समझो, आसान सी चीज है। ये पहली बात हुई, ये दूसरी बात हुई। अब तीसरा और रह गया, डेल्टा क्यू इन 10 to 11 सेकंड। ये और देख लीजिए, डेल्टा क्यू इन 10 to 11 सेकंड। पहले निकाल लो एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस इज 1 इंटू हाइट 5, 5/2, 2.5 कूलम। लेकिन ये नेगेटिव का मतलब वापिस आया है, 40 कूलम चार्ज आगे गया और 2.5 कूलम वापिस आया। तो जो डेल्टा क्यू होगा इन 11 सेकेंड्स, 0 to 11 सेकेंड, कितना हुआ बताओ? 35 कूलम। 35, 37.5। हाँ 37.5 कूलम। तो भाई अब ये बताओ, ये स्टार्टिंग क्लास थी हमारी, क्या यहाँ तक समझ में आ गया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, हमने इसमें करंट होता क्या है वो देखा, करंट को जस्ट डिफाइन किया, फिर चार्ज से करंट कैसे निकलेगा वो देखा, फिर करंट से चार्ज कैसे निकलेगा वो देखा, फिर ग्राफिकली भी दोनों बातें देखी। अब इसमें मैं एक आज का एक आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ। करंट क्योंकि एक वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन भी है। तो इधर देखो कि बाई कन्वेंशन, ये जस्ट एक कन्वेंशन है, दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, ये हमें पता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज।
अगर कभी पॉजिटिव चार्ज मोशन में है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी आगे है, आगे की तरफ, तो इसका मतलब मानना है कि करंट इधर है। अगर कभी नेगेटिव चार्ज मोशन में है, वेलोसिटी आगे है, तो इसका मतलब मानना होगा कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज आगे है तो करंट आगे है, नेगेटिव चार्ज आगे है तो करंट पीछे की तरफ। ये जो है दीज आर द कन्वेंशंस अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रह जाएंगी ये बातें, तो हो सकता है पहले से पता भी होंगी 10th क्लास से। यस सर। अब आप पहले तो अपना काम सुने। आज की क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको केवल एक काम करना है, जो एनसीईआरटी चैप्टर 3 है हमारा, वो स्टार्ट हो गया। अब अगले टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप ढंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। साथ साथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 का केवल आप ये चीज पढ़ के आएंगे, इंट्रोडक्शन, केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट, पहला ही टॉपिक है इंट्रोडक्शन, वो पढ़ना। उसमें आपको कई बातें पता लगेंगी। मैं कल आपका एक टेस्ट लूंगा, कैसे लूंगा बता रहा हूँ। सुबह ही मैं आपके ग्रुप में वो सीपीपी डाल दूंगा, 10-15 जितने भी सवाल होंगे, आप शाम तक अपना वो करके रखेंगे, ये पढ़ने के बाद और आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप शाम तक वो करके रखेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, गलत कमेंट से कोई सिस्टम। शाम को जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो पहले मैं उसके आंसर दूंगा, फिर कोई डाउट है तो वो डिस्कस होगा, और वहां आप अपने मार्क्स भी बताएंगे कि कितने बने। क्लियर? ठीक है ना? यस सर। और ये हम कोशिश Yes, करेंगे हर sir. एक दो दिन, हर एक दो दिन में ये काम करने की। अच्छा Sir. अब, हाँ जी बताओ। सर आप रोज लाइव क्लास ले लिया करो ना। हाँ yes, तो मैंने बोल तो रखा है स्कूल में टाइम, तो जूम भी 3 हो जाएगी। सर टाइम ये रहा अब वाला। टाइम का मुझे नहीं पता, वो तो स्कूल देगा टाइम क्या रहेगा क्या नहीं। सर बी सेक्शन की तो 2 ही क्लास होती हैं, गोड सर की और गोड मैम की। 2 ही तो घंटे हुए, बाकी तो टाइम बचा ही हुआ है। अच्छा तो सुनो, अब बात सुनो। ये ठीक है, मैं ले लूंगा लाइव क्लास भी। लाइव क्लास में ढंग से समझ में आ रहा है पूरा ये मैटर? यस ठीक है ठीक है। सर फिर लाइव क्लास ही लेना। yes sir. नहीं सर, वीडियो ही भेज देना। अरे यार खाली लाइव क्लास के भरोसे मत रहो, ये 1 घंटे की क्लास है, जरा सी क्लास है तो। आपके सर स्कूल फिर में ज्यादा भी, काम हो जाता है फिजिक्स का। अरे स्कूल में 2 लेक्चर आते थे, 6 लेक्चर का शेड्यूल चल रहा था, डेली 2 लेक्चर थे, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 2 जूलॉजी, मतलब एक जूलॉजी बोर्ड। ठीक है, शाम को 2 घंटे ले लो। चलो ठीक है, देखेंगे हम, उस चीज को छोड़ो। आप लोगों ने कैपेसिटेंस के लेक्चर अटेंड नहीं किए क्या? उस ये जो वीडियो लेक्चर मैंने 30 डाले हैं, कर 30 सर, सारे नहीं कर किए। लिए। सारे नहीं किए। अब मैंने आज जब पेपर देखा, बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे थे कि अगर आप वो लेक्चर अटेंड करते हैं तो शायद आपसे हो जाने थे। हाँ जी, गर्वित हुए हैं ना ऐसे कई क्वेश्चन। यस सर। तो कम से कम करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं ये चाहूंगा कि पूरी क्लास 100 क्रॉस करे। इस बार गर्वित ने किया है, मैं इनके घर थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई थी, उनके दादाजी एक्सपायर हो गई, इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाई क्लास, फिर भी वो 84 नंबर लेके आए, बहुत है। नहीं तो शायद 100 तो आराम से क्रॉस करते ही करते। अगली क्लास में नहीं, अगले टेस्ट में 4 तारीख को है, तो 3 तक तो अब मोदी जी ने लॉकडाउन वैसे ही बढ़ा दिया है, पता होगा ना सभी को। यस yes सर। sir. तो हमारी तो क्लासेज अभी होने वाली नहीं है स्कूल में स्टार्ट, तो हम अपनी आदत बना ले कि हमें इन्हीं क्लासेज से पढ़ना है, इन्हीं से सब कुछ लिखना है, और इन्हीं से अपने डाउट्स वाउट्स भेज के आप ये आगे के लिए तैयार हो जाइए। और अगले टेस्ट के बाद 4 तारीख के बाद शायद 25 तारीख को रिपीट टेस्ट है, जिसमें करंट तक का ही काम आएगा। तो मैं यस yes sir. चाहता हूं कि अगले 2 मिनट, और ये डेली बेसिस पे टेस्ट होगा, डिस्कशन हम ज्यादा किया करेंगे, जो लाइव क्लास में होती वैसे वीडियो में डाल दूंगा मैं डिस्कशन वाला। डेली बेसिस पे काम होगा। कल मैं मॉर्निंग में पेपर 10 से आप शाम तक अपना, ठीक है। ओके सर। और कैपेसिटेंस का जो पेपर हुआ है, अगर आपने ढंग से दिया है तो उसके डाउट्स हो तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर आप भेज सकते हो, मैं उन्हें पर्सनली जवाब दे दूंगा भाई किस तरह से क्या होना था। और बताओ, मैं एक और पार्टिसिपेंट्स और देख लेता हूँ, इस क्लास में आए कितने हैं यार? 15 पार्टिसिपेंट है, जिसमें से 2 तो हम ही लोग हैं, विजेंद्र सर और मैं।
यानी कि आपकी क्लास में से केवल 13 बच्चे आए हैं, केवल 13। इतने कम क्यों? क्या क्या बायो में आते हैं पूरे? यस सर। यस सर। तो फिजिक्स में केवल 13 बच्चे, ये क्या है? इतने कम क्यों? आप वीडियो अपलोड कर देते हो इसलिए नहीं आते हो। इसलिए नहीं अटेंड करते वो। चलो सर कोई बात नहीं, वीडियो तो यार आप लोगों के लिए ही फायदा है ना, जिसका कुछ भी मिस हुआ हो वहां से देख के लिख ले इस तरह से। चलिए ठीक है, अभी फिर आज और कुछ नहीं, अब कल ही मिलेंगे हम शाम को, और उससे पहले एक पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है? एडिशनल वीडियो डालोगे सर? वीडियो लेक्चर देखो, डाल देना। वीडियो लेक्चर अगर होंगे ना तो उस पेपर के डिस्कशन पे, मैं डिस्कशन वर्क पे ज्यादा वीडियो डालूंगा वैसे, अगर वीडियो होंगे तो, या कोई ऐसा पार्ट जो मुझे लगेगा डालना है तो आज वाली की भी भेज देना। क्या? आज वाली की भी भेज देना। हाँ, आज वाले का वीडियो भेजूं हम? नहीं, मैं हाँ। भेज नोट दूंगा। भी तो करना है ये। तो सर कर लिया नोट, कर लिया नोट। अरे तो भाई 13 ही तो बच्चे थे, बाकी क्लास पूरी बची हुई, तो वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड किया है अपने फोन में, दूसरे फोन में, तो मैं भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है? आज मत भेजना सर, कल भेज देना, कल से सब अटेंड करेंगे। नहीं सर। अरे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, पर ठीक है, अब आप आज की क्लास में जितना पढ़ाया अपना रिवाइज करके कल वो छोटा सा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है बाय सर। बाय बाय। नाइट।